बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। मैं हूं मुर्तज़ा डार। आज आपके लिए दो बड़ी इंटरेस्टिंग ख़बरें हैं और दोनों ख़बरों का महवर जो है वो अफ़गानिस्तान है। एक ख़बर जिसमें अफ़गानिस्तान का ईरान के साथ मौजूदा सूरत हाल के ऊपर एक एनालिसिस है और दूसरा अफ़गानिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र की जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब से एक मुलाकात है। वो हुई क्यों, इसकी भी तफसील में जाता हूँ। बहरहाल पहली स्टोरी से अपना आगाज़ करते हैं इस वीडियो का। अफ़गानिस्तान और ईरान की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे। आपको बताऊँगा ये कि इस वक्त मौजूदा सूरत हाल के ऊपर ईरान क्या नज़र रखे हुए है और उसने अपनी हिकमत अमली क्या अपनाई है। एक डायरेक्शन में चला है, मल्टीपल डायरेक्शंस में चला है और उसने लिए अपने लिए प्लान ABC क्या रखा है। साथ ही साथ हम ये भी जिक्र करेंगे कि फातम्यून जो है ये कौन है, ये कौन सी तंजीम है और इस तंजीम से तालिबान को क्या ख़तरा है। सबसे पहले आपको बताता ये हूँ कि मौजूदा सूरत हाल के ऊपर ईरान नज़र रखे हुए है। ईरान इसको सिफारती सतह पर, हुकूमती सतह पर भी देख रहा है और ईरान किसी भी अनफोर्सीन जो अफ़गानिस्तान के अंदर सूरत हाल है उस पर भी नज़र रखे हुए है। अब आप ये बात जानते हैं कि दोनों ममालिक ईरान और अफ़गानिस्तान अपने आप को इस्लामी रियासतें कहते हैं और ईरान के अंदर शिया मसलिक ज़्यादा मौजूद है और अफ़गानिस्तान के अंदर माइनॉरिटी में है शिया, अहले सुन्नत जो है वो ज़्यादा मेजॉरिटी के अंदर मौजूद हैं और दोनों ही एक्सट्रीम ख़यालात को रखते हैं अपने प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में या उनकी डिप्लोमेसी के अंदर जो शिद्दत और हिद्दत है उनके ख़यालात की वो बहुत ज़्यादा है। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर माजी में भी दोनों ममालिक के ताल्लुकात बिल्कुल भी अच्छे नहीं रहे और इंसर्जेंसीज़ जो है, एक लंबा बॉर्डर है अफ़गानिस्तान का और ईरान का, इंसर्जेंसीज़ होती रही हैं। माजी में ईरान ने बहुत सारे अफ़गान मुहाजिरीन को पनाह भी थी, अफ़गानी कैंप कायम किए गए। उन अफ़गानियों ने जिन्होंने हिजरत की और हिजरत करके वो ईरान चले गए, उसमें एक अच्छी खासी तादाद अफ़गान हज़ारा कम्युनिटी के भी लोगों की थी। बहरहाल ये कोई नया सिलसिला नहीं है, पुरानी बात है, सोवियट्स के दौर से शुरू होने वाला ये सारा मामला है। टू कट इट शॉर्ट, अब ईरान इस सारी सूरत हाल पर नज़र रखे हुए है और ईरान के आप जानते हैं, हम आपको इस हवाले से बहुत सारी स्टोरीज़ भी जो है वो शेयर कर रहे हैं कि बहुत सारे वेस्टेड इंटरेस्ट हैं और ईरान ये चीज़ चाहता है कि वो इस ख़ित्ते के अंदर अमन कायम रखे, क्योंकि अगर इंसर्जेंसी होगी, अफ़गानिस्तान में कोई टर्बुलेंस क्रिएट होगी जिसके कवी इम्कानात हैं, तो यकीनी तौर पे उसका असर बॉर्डरिंग कंट्रीज़ में पड़ेगा, जैसा कि पाकिस्तान में उसका असर पड़ेगा, इसी तरह उसका असर ताजिकिस्तान में पड़ेगा, तुर्कमानिस्तान में पड़ेगा और एक बड़ा बॉर्डर जो सेकंड लॉन्गेस्ट बॉर्डर है अफ़गानिस्तान का किसी भी मुल्क के साथ, वो ईरान है, तो उसका फिर ईरान के ऊपर भी यकीनी तौर पे एक असर पड़ेगा। और माजी में भी ईरान जो है वो अच्छा खासा इसका एक डैमेज बर्दाश्त कर चुका है। जो चुनाचे ईरान ये चाहता है कि भाई मेरे चीन के साथ बहुत मेगा इन्वेस्टमेंट्स के एग्रीमेंट्स हो चुके हैं, $400 बिलियन की डील हो चुकी है, 25 साल के मुआहदे हैं मेरे, इसके अलावा और बहुत सारे इनिशिएटिव्स और प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, इसके लिए हमारा ज़रूरी है कि ईरान के अंदर अमन रहे। यही एग्जैक्ट चीज़ पाकिस्तान भी चाहता है। सो दोनों जगहों पे चाइना का अच्छा होल्ड है और चाइना भी यही चाहता है कि भाई इस इलाके के अंदर अमन रहे, तालिबान ज़्यादा हमें तंग ना करें। पाकिस्तान एक कलीदी किरदार इस सारे मामले में अदा कर रहा है, लेकिन इसके साथ साथ ममालिक को अपने तौर पे भी एक स्ट्रेटजी मुरतब करनी है। अब ईरान ने जो स्ट्रेटजी मुरतब की है, थोड़ा सा मैं आपसे उसका जिक्र करता हूँ। ईरान ने दो हिकमत अमलियाँ अपनाई हैं। पहली हिकमत अमली ईरान की एलानिया है और दूसरी गैर एलानिया है। पहले एलानिया के बारे में बताता हूँ। एलानिया हिकमत अमली में ईरान ये चाहता है कि ईरान की हुकूमती सतह पे या जो एक अनाउंस या एक सिफारती सतह होती है उसके ऊपर इस सारे प्रोसेस को सॉर्ट आउट किया जाए। ईरान पीस प्रोसेस के अंदर बड़ा जो है उसने रोल प्ले किया। अफ़गानिस्तान का जो अमेरिका का इनखला अफ़गानिस्तान से था उसके अंदर बहुत सारे आप जानते हैं स्टेक होल्डर्स थे, जिसमें एक ईरान भी था। ईरान ने बहुत सारी ऐसी मीटिंग्स ऑर्गेनाइज़ की तालिबान के साथ, अफ़गान हुकूमत के साथ, अमरीकियों के साथ, जितने भी वहाँ पे स्टेक होल्डर्स थे उनके साथ बैठा, कई राउंड्स ऑफ टॉक्स हुए, इसी तरह जिस तरह पाकिस्तान ने भी किया। और इस असना के अंदर ईरान ने ये कोशिश की, चाहा और कहा कि भाई यहाँ पर अमन होना चाहिए। अब यही काम वो दोबारा कर रहा है। जवाद ज़रीफ़ साहब जो फॉरेन मिनिस्टर हैं ईरान के, मौजूदा भी कुछ ही अरसे में वो आउट ऑफ टर्म हो जाएंगे, नहीं आप जानते हैं कैबिनेट आ चुकी है, ओथ टेक कभी बाकी है। बहरहाल जवाद ज़रीफ़ साहब अभी भी मौजूदा वक्त में तेहरान के अंदर कुछ मुज़ाकरात हैं जो करा रहे हैं और वो मुज़ाकरात करा रहे हैं अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट
और तालिबान, जो अफ़गान तालिबान है, उनके दरमियान में। और इस मुज़ाकरात का मकसद ये है कि किसी तरह पीस सॉर्ट आउट हो जाए अफ़गानिस्तान के अंदर, जिसके ऊपर अभी जो है वो बातचीत जारी है। ये एक एलानिया कोशिश है ईरान की जो वो कर रहे हैं। दूसरी इसके बरक्स एक गैर एलानिया कोशिश है जिसके ऊपर वेस्टर्न मीडिया तो खैर बहुत ज़्यादा रिपोर्ट कर रहा है और ईरानी मीडिया इसके ऊपर खामोश है, और वो डिलिबरेटली खामोश है, ज़ाहिर है वो उस चीज़ को ओन नहीं कर सकता। जो इसकी गैर एलानिया कोशिश है वो फातमियून ब्रिगेड से जुड़ी है। अब फातमियून ब्रिगेड है क्या, मैं वैसे इसके ऊपर एक कोशिश करूँगा एक अलहदा आपको वीडियो बनाऊँ और इनके प्लान और एजेंडा के और इसकी हिस्ट्री के हवाले से बताऊँ, लेकिन आपको मुख्तसर सा तारुफ़ कराता हूँ कि फातमियून ब्रिगेड जो है इसके अंदर शिया अफ़गान मुहाजिर प्लस जो मौजूद हैं ईरान के अंदर हज़ारा कम्युनिटी, वो इसका हिस्सा है। अब हज़ारा कम्युनिटी जो ऑलरेडी मौजूद है ईरान के अंदर वो, और अफ़गानिस्तान में जो शिया है मेजॉरिटी, जिनमें हज़ारा कम्युनिटी से उनका ताल्लुक़ है। सो लार्जली अगर देखा जाए तो फातमियून में ज़्यादा बड़ी तादाद हज़ारा कम्युनिटी की है जिनका ताल्लुक़ शिया मज़हब, शिया मसलक से है। अब ये ब्रिगेड के तौर पे काम, इनको फातमियून कहते हैं, फातमियून ब्रिगेड इनके जो वॉरियर्स हैं उनका नाम है। अब ये वैसे अदर दैन दैट अफ़गानिस्तान के अंदर 9 से 10% के करीब जो है वो हज़ारा कम्युनिटी आबाद है आउट ऑफ द होल पॉपुलेशन, जो कि एक मुनासिब तादाद है। 20 से 30 साल की उम्र के नौजवान हैं, लड़के हैं या जंगजू हैं जो इस ब्रिगेड का हिस्सा हैं। इस ब्रिगेड ने इससे कबल जो है यमन और सीरिया के अंदर प्रॉक्सी वॉर्स, प्रॉक्सी जंगें लड़ी हैं ईरान की ईमा पर, ईरान की सपोर्ट पर, और दाइश आइसिस का ख़ात्मा करने में एक बड़ा रोल जिन लोगों ने या जिन धड़ों ने या जिन पावर्स ने प्ले किया, उनमें से वन ऑफ द लीडिंग ये तस्वुर की जाती है फातमीन ब्रिगेड। फातमीन ब्रिगेड के अंदर जब सीरिया के अंदर हालात ख़राब थे और दाइश का कंट्रोल होता जा रहा था, वो अपनी खिलाफत लेके आए थे और उसके ऊपर वो कार्बन थे कि जी हमने करना है, और उसके नाम पे जिस किस्म का गैज़ व ग़ज़ब वो ढा रहे थे, उसको काउंटर करने के लिए बहुत सारी स्ट्रैटजीज़ अपनाई गई, जिसमें जनरल कासिम सुलेमानी साहब ने एक बड़ा अहम रोल प्ले किया था, जहाँ पे उन्होंने मुख्तलिफ़ फॉर्मेशंस की जिसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फोर्सेस, डिक्लेयर्ड और अनडिक्लेयर्ड फोर्सेस थी। उसी में से एक ये फ़ोर्स की मोबिलाइजेशन थी। फ़ोर्स तो पहले से मौजूद थी लेकिन इसका हरकत में आना था। और सीरिया में जो बड़ा रोल प्ले किया, जैसे मैंने जिक्र किया, वो इस फातमियून ने प्ले किया। अब सवाल ये है कि फ़ातमियून की इस फॉर्मेशन से या फ़ातमियून के इस बन जाने से तालिबान को कोई एक डर है, एक खौफ है। वो डर और खौफ है क्या? ये वही डर खौफ है जिसका जिक्र इंटरनेशनल मीडिया भी अपने अखबारात में कर रहा है, उसके एनालिस्ट भी कर रहे हैं। वो 4-5 चीज़ें ऐसे ज़्यादा नहीं हैं और वो बड़ी ऑब्वियस हैं। एक तो तालिबान को डर ये है, वो कहते हैं कि भाई इनके पास जो कमांडर्स हैं या इनकी जो लीडरशिप है, इनको जो चलाने वाले हैं, वो ट्रेंड हैं, वो टेम्ड हैं, क्योंकि वो रिसेंटली ऐसी जगहों से आए हैं जहाँ पे इस वक्त वो हालत जंग में थे रिसेंटली या अभी भी शायद हैं, सीरिया से और यमन से। इनके कमांडर्स को पता है कि इन्होंने क्या करना है, उन्हें कोई वार्म अप होने की ज़रूरत नहीं है, एक चीज़, और सीनियर भी हैं। दूसरी चीज़ ये कि ये माजी में इनका ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि ये दाइश जैसे जो खौफ और हैबत की अलामत समझे जाते थे और जिनके पास लेटेस्ट इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी थी, ये उन लोगों का सफाया कर चुके हैं, उन लोगों को मात दे चुके हैं, ये ऐसी फ़ोर्स का हिस्सा रह चुके हैं या उन लोगों के साथ ऑपरेशंस कर चुके हैं अगेंस्ट दाइश और आइसिस, जिसके ख़िलाफ़ बड़ी बड़ी जो है वो मिलिट्रीज़ काम करने से डरती थीं। सो इनको ये भी महारत हासिल है या ये इनके क्रेडिट पे अचीवमेंट है। तीसरी चीज़ ये कि ये तादाद में कम है लेकिन ये महारत में बहुत ज़्यादा है। तालिबान के बारे में ख़याल ये किया जाता है कि ये तादाद में एज अ फ़ाइटर ज़्यादा हैं लेकिन इनके पास महारत या स्किल जो है वो उतनी नहीं है जितनी बाकी मुल्कों के अंदर लड़ने वाले जंगजुओं के पास है। सो ये जो सारी सूरत हाल है, ये वो सूरत हाल है जिस सूरत हाल ने फ़िलहाल तालिबान को परेशान कर रखा है। अब अगली चीज़ ये कि जैसे मैंने आपसे जिक्र किया कि ईरान ने गैर एलानिया और एलानिया दोनों सूरतों में कोशिश जारी रखी है अफ़गानिस्तान वाले प्रोसेस से डील करने के लिए, और चाहता ये है ईरान कि वो किसी भी तरह इसका पुरअमन हल तलाश कर ले
और उसके ऊपर सिफारती कोशिश जारी है। लेकिन इन केस अगर ऐसा नहीं होता और हालत अबतर हो जाती है तो उसकी ये मलेशिया फ़िलहाल मौजूद है अफ़गानिस्तान के अंदर, उसके जितने ये जंगजू हैं वो मौजूद हैं इस वक्त अफ़गानिस्तान के मुख्तलिफ़ सूबों के अंदर, मुख्तलिफ़ शहरों के अंदर, और शायद वो एक स्लीपर सेल का काम अभी सर अंजाम दे रहे हैं। और एट द टाइम ऑफ नीड वो इतने पावरफुल हैं और उनकी अप्रोच ऐसी टॉप ईरानियन हलकों के अंदर है जहाँ से एट अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड दे कैन डू एनीथिंग। बहरहाल ये तो थी सूरत हाल जो रिलेटेड थी ईरान की और अफ़गानिस्तान की। एक छोटी सी खबर में जाते जाते आपसे ज़िक्र करूं, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें जो सामने आएंगी। वो मुलाकात है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अफ़गानिस्तान की मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ से। इन साहब का नाम है हमदुल्ला मोहिब। हमदुल्ला मोहिब जो है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, जैसे मैंने जिक्र किया अफ़गानिस्तान के। ये वही साहब है जिनकी अभी पाकिस्तानी हुकाम से, पाकिस्तानी टॉप लीडरशिप से बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म का एक स्पैट हुआ, यानी कि इनकी एक बहुत ही बद कलामी और मुँह मारी हुई है, जिसमें इन्होंने पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI समेत पाकिस्तानी हुकूमत समेत जितनी हमारी लीडरशिप है उनको गालियाँ बकी हैं। मैं शायद उन गालियों का यहाँ पे जिक्र भी नहीं करना चाहूँगा। इस किस्म के अलकाब पाकिस्तान और पाकिस्तान की एजेंसी के बारे में बोलें और ऐसी गालियाँ दी हैं कि वो अपना ही खैर उसके बारे में जाने तो बेहतर होगा। लेकिन सवाल ये है कि किसी भी मुल्क का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, इवन भारत जैसा मुल्क जो हमारा अज़ली अब्दी दुश्मन है, वो भी इस किस्म की गालियाँ नहीं बकता पाकिस्तान के बारे में जैसी गालियाँ इस बंदे ने, हमदुल्ला मोहिब ने बकी हैं। पाकिस्तान ने इस शख्स के साथ सिफारती ताल्लुकात रोक दिए हैं, स्टॉप कर दिए हैं। ये अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट का ऑफिशियल है। और इन साहब ने लंदन में मुलाकात किया मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब से, जो 3 बार के पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं। इसके ऊपर मौजूदा मिनिस्टर इंफॉर्मेशन फवाद चौधरी साहब और उनके साथ शहबाज गिल साहब दोनों ने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का रिएक्शन दिया है। और उनका कहना ये है, मैं उनको कोट एंड कोट उनकी ट्वीट आपके सामने रख देता हूँ। नवाज़ शरीफ को पाकिस्तान से बाहर भेजना इसलिए ख़तरनाक था कि ऐसे लोग बैनुल-अक़वामी साजिशों में मददगार बन जाते हैं। नवाज़ शरीफ की अफ़गानिस्तान में रॉ के सबसे बड़े हलीफ हमदुल्ला मोहिब से मुलाकात ऐसी ही कार्रवाई की मिसाल है। मोदी, मोहिब या अमरुल्ला साले, हर पाकिस्तान दुश्मन नवाज़ शरीफ का करीबी दोस्त है। ये मिनिस्टर इंफॉर्मेशन फवाद चौधरी साहब का कहना है नवाज़ शरीफ की इस मुलाकात के हवाले से। बहरहाल मैं इसकी डिटेल में नहीं जाता और ना मैं इस मौजू को ज़्यादा डिस्कस करता हूँ या टच करता हूँ कि नवाज़ शरीफ साहब किस तरह पाकिस्तान की अदालतों से इस वक्त एक एब्सकॉन्डर हुए हुए हैं, किस तरह वो एक भागे हुए, एक मफरूर, एक इश्तिहारी की हैसियत रखते हैं, और किस तरह वो उन तमाम लोगों से ताल्लुकात इस्तवार कर रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। ज़ाहिर है वो 3 वक्त के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं पाकिस्तान के, वो हर किसी से मिल सकते हैं, लेकिन हर किसी से हर वक्त में मिलना भी मुनासिब यकीनी तौर पे नहीं होता। पाकिस्तान के हाई ऑफिशल्स का कहना ये है, जिसमें शहबाज गिल साहब ने ये इल्ज़ाम लगाया या उनके पास इसके कोई एविडेंसेस हैं, कि इस मुलाकात के अंदर मोदी का पैगाम ले के ये साहब हमदुल्ला मोहिब साहब मिले नवाज़ शरीफ साहब को, और उनको मैसेज ये दिया गया कि जो आज़ाद कश्मीर में होने वाले इलेक्शन है पाकिस्तान में, जो 25 तारीख को ग़ालिबन होने हैं, उसके अंदर इनको कोई अनार्की क्रिएट की जाए, इनको कंट्रोवर्शियल बनाया जाए, और ये एक मैसेज है दुनिया के अंदर कि आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर दोनों कंट्रोवर्शियल टेरिटरीज़ हैं। बहरहाल आने वाले वक्त में इसकी बहुत सारी चीज़ें जो हमारे सामने आती चली जाएंगी। कोशिश करेंगे कि आपको लम्हा ब लम्हा इस सूरत हाल से अपडेट रखें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी मज़ीद वीडियोज़ पर वक्त आप तक बज़रिए नोटिफिकेशन पहुँच सके। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।